मेरा ये मानना है कि अभी जो जयपुर है, वो जयपुर का जो मार्केट, रियल एस्टेट मार्केट है, वो बहुत ज़बरदस्त अभी और बूम करना बाकी है। देखिए राम भगत जी, रियल एस्टेट में मैं ट्रेनिंग लेता हूँ, तो ट्रेनिंग हमारे क्या है कि जो नए एसोसिएट्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है। तो मैं उनको सबसे ज़्यादा यही सिखाना चाहता हूँ कि आपने यदि अपने पेरेंट्स को कुछ कमिटमेंट्स कर दिए और आप मार्केट में निकल रहे हो और फिर आप कर्म से चोरी कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से वो कर्म से चोरी नहीं करनी चाहिए। यदि आपके कर्मों में ईमानदारी है तो भगवान 1001% आपको रिजल्ट देगा। अब आप घर वालों की नज़र में तो आप बाहर आ गए, आप काम कर रहे हो, लेकिन आप यदि तो टाइम पास कर रहे हो, पंचायती कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से वो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, अपने परिवार को धोखा दे रहे हो। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे आज के इस चैनल पे रियल एस्टेट विद आरबीके। दोस्तों, आज हम जानेंगे रियल एस्टेट की रियल वैल्यूज। जी हाँ, वैल्यूज रियल एस्टेट के मार्केट के अंदर या रियल एस्टेट का अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो उसमें कितनी ज्यादा मायने रखती है। आज के हमारे जो गेस्ट है वो वैल्यूज के भंडार है। जी हाँ, आज हम जो वैल्यूज के बारे में बात करेंगे वो करेंगे वैभव जी सर से। तो वैभव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस पॉडकास्ट के अंदर। और आज हमारी ऑडियंस आपसे सुनना चाहती है रियल एस्टेट की रियल वैल्यूज के बारे में। तो आज वैभव जी अपन शुरुआत करते हैं कि आपने कहां से शुरुआत किया और आपने जो वैल्यूज को फॉलो किया उसकी वजह से आज आप इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो हम आपसे सबसे पहले आपका एक इंट्रोडक्शन चाहेंगे कि सर, क्योंकि मेरे को तो आपके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें पता है, काफ़ी सारी बातें अपनी बातचीत हुई है उसमें पता है, लेकिन मेरी ऑडियंस भी जानना चाहती है वैभव जी के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद राम भगत जी, आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने अपने इस चैनल पे मुझे इनवाइट किया। और मैं भी कोशिश करूँगा कि आपकी ऑडियंस को मेरा जो अनुभव है, ऐसा मैं कोई भंडार नहीं हूँ, मेरा जो अनुभव है पिछले 4-5 साल का, या मेरा जो मैंने जब व्यापार में एंट्री करी, या मैं जब मार्केट में एजुकेशन के बाद में जब कमाने के लिए निकला, तब से लेकर अब तक का मेरा क्या अनुभव रहा, वो मैं कोशिश करूँगा पूरा शेयर कर पाऊँ आपके ऑडियंस के साथ में। अच्छा वैभव जी, अपन शुरुआत है ना उसी जगह से करते हैं। आप पहले कंप्यूटर क्लासेज चलाते थे और आज आप रियल एस्टेट में इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो कंप्यूटर क्लासेज से लेकर इस रियल एस्टेट के क्षेत्र में आपने इतना बड़ा व्यापार बनाया है, तो कैसा रहा आपका सफ़र? एक्चुअली क्या है राम भगत जी, मैंने जैसे ही मेरी एजुकेशन कंप्लीट करी, मुझे शुरू से बिजनेसमैन बनना था, लेकिन मैंने इंजीनियरिंग करी, तो इंजीनियरिंग का राजस्थान में स्कोप नहीं है। तो फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे अलाउ नहीं किया आउट ऑफ राजस्थान जाने के लिए। तो मेरे दिमाग में उस टाइम कुछ सूझा नहीं, तो मैंने एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ओपन कर दिया। कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में मैंने बहुत मेहनत करी, लगभग 9 साल के आसपास मैंने खूब मेहनत करी। मेरा छोटा भाई मेरे साथ में था। खूब मेहनत करने के बाद में जब हम बहुत कुछ मैंने अचीव कर लिया, उस टाइम पर एक कोरोना नाम की महामारी जो सबका जीवन उसने स्पॉइल किया। मेरे साथ भी वही घटना हुई। वो 22 मार्च 2020 को जब पूरा हिंदुस्तान बंद हुआ, पूरा दुनिया बंद हुई, तो मैं भी बंद हो गया। अच्छा वैभव जी, जैसे आपने बताया कि कोरोना की वजह से आपकी क्लासेज है वो बंद हो गई और उसके बाद आप रियल एस्टेट के अंदर आए। तो रियल एस्टेट में आपने अचानक से क्लासेज से रियल एस्टेट में आना आपके लिए आई थिंक बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहा है। तो क्या क्या सबसे बड़ी चुनौतियां शुरुआत के टाइम में आपके पास आई और आपने उसको कैसे ओवरकम किया? बिल्कुल राम भगत जी, एक्चुअली क्या, मैं इंस्टीट्यूट में मेरा काम था पढ़ाने का या बच्चों को मैनेज करने का, फीस वगैरह कलेक्ट करने का, यही काम था। लेकिन इधर सेल्स का काम था और हमारी उधर हमें तो फीस कलेक्शन करना होता था। तो लेकिन इधर जब रियल एस्टेट में मैं आया तो प्रोस्पेक्ट्स भी ढूंढना है, प्रॉपर्टी भी विजिट करानी है, उसको कन्वेंस भी करना है, उसका फॉलोअप भी लेना है, कई समस्याओं का सामना मुझे उस टाइम करना पड़ा। फिर इकोनॉमिक साउंड भी नहीं था उस टाइम पर। घर वालों से मैंने उस टाइम पर मदद लेने का, मतलब मेरा शुरू से विचार नहीं था, मैंने आज तक अभी घर से मदद ली नहीं। बाकी घर से मैं जो इकोनॉमिक साउंड है बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, खूब प्रॉपर्टियाँ हैं पिताजी के पास में। अच्छा वैभव जी, क्या आप मानते हैं कि कोविड आपके लिए आपदा कम और अवसर ज़्यादा साबित हुआ है? देखिए, कोविड वैसे देखा जाए तो सबके लिए आपदा ही था। भगवान ना करे कभी ऐसा जीवन में कभी दोबारा ऐसा देखने का मौका मिले, और क्योंकि कई लोगों ने अपने अपने खोए हैं इसमें। लेकिन मैं भी स्टार्टिंग में 5-6 महीने तक बहुत स्ट्रगलिंग मोड में रहा। मतलब मेरे को टेंशन सबसे ज़्यादा ये थी राम भगत जी कि मैंने जो 9 साल में जो व्यापार मेरा इस्टेब्लिश किया था, जो मैंने 9 साल तक मेहनत करी थी, वो सब मुझे जीरो होता हुआ दिखाई दे रहा था। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ऐसे व्यापार की आवश्यकता थी जो मेरे उस 9 साल का जो मैंने जो कमाई की थी, जो मैंने नेम फेम कमाया था, वो 9 साल मेरा वापस रिकवर हो जाए। तो
मैंने R&D करी घर बैठ करके, तो मुझे लगा कि क्यों ना रियल एस्टेट में आया जाए। अच्छा, तो इस वजह से आपने फिर रियल एस्टेट ज्वाइन किया। अच्छा वैभव जी, अगर कोविड नहीं आता तो क्या आज भी आप कंप्यूटर क्लास ही चला रहे होते? हाँ, शायद कंप्यूटर क्लास ही चला रहे होते हैं। तो वैभव जी, जब आपने रियल एस्टेट में कदम रखा तो आपने शुरुआत कितने पैसे से की थी? देखिए, शुरुआत मैंने क्राइसिस में रियल एस्टेट में एंट्री करी। उस टाइम पे पैसा नहीं था, तभी तो फील्ड चेंज करना पड़ा। नहीं तो कौन चाहता है भाई 10 साल आपने किसी फील्ड में अपना अमूल्य समय दिया हो। क्योंकि एक मेरे हिसाब से अपने यहाँ पर जो एक इंसान जो जन्म लेता है उसके पास मैक्सिमम 20-25 साल कमाई के होते हैं। उनमें से 10 साल मैंने किसी व्यापार को दे दिए थे, मेरे पर्सनल बिजनेस को मैंने दे दिए थे। तो अब कौन चाहता था चेंज करना, लेकिन मैं वास्तव में जीरो हो गया था उस टाइम पर। तो जीरो होने की वजह से मुझे व्यापार चेंज करना पड़ा, तो पैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। तो इसका मतलब तो लोग जो मानते हैं कि रियल एस्टेट का अगर आपको व्यापार करना है तो आपके पास बहुत बड़ी पूंजी चाहिए, लेकिन आपने क्राइसिस में चालू किया, इट मीन्स पूंजी तो आपने नहीं लगाई थी। देखिए, एक्चुअली क्या है कि किसी भी व्यापार में मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास में पूंजी हो ना हो, आपके पास नॉलेज होना चाहिए उस व्यापार का। बिल्कुल आपने सही बोला है कि अगर आपके पास किसी भी व्यापार का या किसी भी क्षेत्र का नॉलेज अच्छा है तो आप डेफिनेटली उसके अंदर बहुत अच्छा कर सकते हैं। अच्छा वैभव जी, मेरे को ये बताइए कि जैसे आपने रियल एस्टेट में शुरुआत किया और आप एक अलग व्यापार में थे और आप रियल एस्टेट में आए, तो रियल एस्टेट के शुरुआती दिनों में आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जो आपके लिए चैलेंजेस थे? देखिए राम भगत जी, उस टाइम पर पूरा वर्ल्ड जो है वो चुनौतियों से जूझ रहा था। तो मैंने R&D करके, काफ़ी कंपनियां थी रियल एस्टेट में लेकर, रियल एस्टेट की। तो मैंने एक कंपनी है अपने यहाँ पर, गोकुल कृपा, मैंने उसको चूज किया, गोकुल कृपा में आया। लेकिन जैसे हर आदमी, हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन जूझ रही थी, वैसे गोकुल कृपा में भी कुछ इन्वेंट्रीज के इशू थे। तो इन्वेंट्री थोड़ी कम थी, लेकिन मैंने नवंबर दिसंबर में कुछ बचा कुचा बेचा। और उसके बाद में इन्वेंट्री आने में थोड़ा टाइम लगा, और फिर सेकंड कोरोना आ गया। तो मतलब ये समझ लीजिए, मैं लगभग अक्टूबर 2020 में मैंने एंट्री करी, लेकिन उस टाइम पे सूखा ही सूखा था। तो और लगभग सेकंड कोरोना, वापस मार्च में सेकंड कोरोना आ गया, तो लगभग ये समझ लीजिए आप जुलाई तक वापस वही स्थितियां थी। इट मीन्स आपको जो इन्वेंट्रीज के काफ़ी ज़्यादा इश्यूज फेस करने पड़े, और ये चुनौती थी क्योंकि कोरोना के अंदर लोगों को खुद के जीवन के बारे में ज़्यादा चिंता थी। इसकी वजह से लोग शायद उसके ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वगैरह में और में जा नहीं रहे थे। तो डेफिनेटली उस टाइम पे तो वो चुनौतियाँ आनी ही थी। अच्छा वैभव जी, मेरे को ये बताइए, क्योंकि कोरोना टाइम में आपने अपनी पहली डील की थी, और उस पहली डील से आपको क्या सीख मिली? देखिए, कोरोना टाइम पे जो मैंने पहली डील करी, मैंने लगभग 1 महीने तक खूब मेहनत करी। तो मुझे कुछ क्लाइंट्स मिले, मैंने उनको विजिट भी कराई। तो विजिट एक्चुअली मैं बड़के बालाजी, हमारी एक स्कीम हुआ करती थी, वहाँ तक मैं क्लाइंट को लेके गया। लेकिन मेरी पहली विजिट थी वो, मुझे कुछ आइडिया था नहीं इतना कि मुझे वहाँ क्लाइंट से कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है। लेकिन कोई वहाँ पर पहले से कोई एसोसिएट मौजूद थे, तो मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा साहब ये मेरे कोई क्लाइंट हैं। तो उनके समझ में आ गया कि ये कोई नए हैं, तो ये पहली बार कोई विजिट लाए, तो उन्होंने मेरी हेल्प करी वहाँ पर। अच्छा वैभव जी, मेरे को आप ये बताइए कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपकी नज़र में प्रॉपर्टी खरीदते समय कौन कौन सी बातों का कस्टमर को ध्यान रखना चाहिए जिसकी वजह से उसको अच्छी से अच्छी प्रॉपर्टी मिल सके? देखिए राम भगत जी, मेरा ये मानना है कि यदि कोई कस्टमर प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा है, तो सबसे पहले तो वो उस प्रॉपर्टी की लीगलिटी चेक करे कि जिस भी शहर में, जिस भी राज्य में, वो जिस भी जिले में वो प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है, तो वो प्रॉपर्टी वहाँ की गवर्नमेंट बॉडी से अप्रूव्ड है या नहीं है। फिर दूसरी बात, पूरे हिंदुस्तान में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी लगी हुई है अभी, जो जिसको हम रेरा बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो रेरा से अप्रूव्ड है या नहीं है, वो हमें देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद में आप कौन सी कंपनी से, मतलब किस ब्रांड से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो वो अभी भी आपको वो अपने कमिटमेंट्स पूरे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। फिर प्रॉपर्टी में क्या होता है, अपने को यदि गेन चाहिए होता है तो उसको रीसेल करनी होती है। तो यदि आप जिस ब्रांड से ले रहे हैं वो ब्रांड यदि स्ट्रॉन्ग है, वो मतलब एथिक्स पे है, तो आपका रीसेल भी इजीली हो जाएगा उसमें। दूसरी एक चीज़ ये भी है कि आपको सेक्टर रोड्स वगैरह या उस जो वहाँ की जो गवर्नमेंट बॉडी है, उसके जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उनके बारे में भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि कौन से एरिया में गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अच्छा वैभव सर, मेरे को ये चीज बताइए कि जो एक मिडिल क्लास है जब वो प्रॉपर्टी खरीदने जाती है तो उसकी सबसे बड़े प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, यानी कि किन किन प्रॉब्लम्स का या चुनौतियों का उनका सामना करना पड़ता है?
देखिए राम भगत जी, मेरा ये मानना है कि मिडिल क्लास आदमी जब भी प्रॉपर्टी, क्योंकि उसके पास क्या है कि पूंजी बहुत शॉर्ट होती है। अब शॉर्ट पूंजी में उसको एक्चुअल में जो मिडिल क्लास बायर है, शॉर्ट पूंजी के साथ उसको पता नहीं है कि मुझे कैसे, मैं शॉर्ट पूंजी के साथ भी मैं एसेट बना सकता हूं क्या, ये चीजें उसे नहीं पता। लेकिन वो क्या है कि जो रियल एस्टेट एडवाइजर, जैसे मैं रियल एस्टेट एडवाइजर हूं, मैं कोई भी प्रॉपर्टी लेने आता हूं तो मैं उसको सबसे पहले ये कहता हूं कि मैंने साहब प्रॉपर्टी तो अपन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास जितना पैसा उतने में जहां प्रॉपर्टी आएगी वहां खरीद लेंगे अपन। लेकिन सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपके इनकम का सोर्स क्या है, कल को ईएमआई कैसे जाएगी, अपने पास डाउन पेमेंट कितना है, अपना लोन हो जाएगा क्या, लोन में को एप्लीकेंट बनाना चाहें तो किसको बना लेंगे अपन। तो वो यदि सामने वाला खुल करके अपने सारी चीजें बता देता है तो उसको प्रॉपर्टी देने में मेरे हिसाब से थोड़ा इजी हो जाएगा। बिल्कुल सही बात बोले। अच्छा वैभव जी, मेरे को है ना, लोग अक्सर पूछते हैं कि हाईवे के पास प्रॉपर्टी खरीदना सही है क्या, तो आप इस पे क्या राय देंगे? एक्चुअली क्या राम भगत जी, हाईवे के पास बहुत अच्छी प्रॉपर्टियां बिक रही थी और आगे भी बिकेगी। अभी जैसे हाईवे पे अभी अपने जयपुर में एक गैस कांड हुआ, उसके बाद में लोगों की थोड़ी थिंकिंग भी ये चेंज हुई कि यार हाईवे से 1-2 किलोमीटर दूर रहें। लेकिन जिसका पर्पज इन फ्यूचर कोई कमर्शियल एक्टिविटी है, कोई बच्चा किसी का पढ़ रहा है, कल को उसको कोई ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, कोई स्कूल कॉलेज खोलना है, कोई हॉस्पिटल खोलना है, कोई होटल वगैरह खोलनी है, तो उसका यदि पर्पज ऐसा है तो उसको हाईवे के पास में लेनी पड़ेगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि यदि कोई रेजिडेंस पर्पज के लिए प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो उसको हाईवे से 1-1.5 किलोमीटर दूर जाना चाहिए, क्योंकि आजकल पैदल तो कोई रहा नहीं, सबके पास गाड़ी घोड़े, आराम से ट्रेवल कर सकता है। अच्छा वैभव जी, आपकी नज़र में किस तरह की प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहिए जिसकी वजह से मेरे को मैक्सिमम रिटर्न मिल सके? देखिए राम भगत जी, प्रॉपर्टी जो है आपकी, वो अभी जैसे मैंने पहले ही बताया कि आपको गवर्नमेंट का जो डेवलपमेंट प्लान है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा आपको। गवर्नमेंट कहाँ से मास्टर प्लान में रोड्स वगैरह निकाल रखी है गवर्नमेंट ने, वो गवर्नमेंट कहाँ अपना इकोनॉमिक हब वगैरह बनाना चाह रही है, कहाँ इसने स्पेशल इकोनॉमिक हब दिया है, तो गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से आपको कभी भी बसावट कितनी है, शहर से कितना दूर है, वो कभी भी नहीं देखना चाहिए। आपको मास्टर प्लान के हिसाब से चलना चाहिए, चाहे वो बसावट से 5-10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर ही क्यों ना हो। आपको यदि वास्तव में रियल इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको गवर्नमेंट के प्लानिंग के हिसाब से चलना पड़ेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल वैभव जी, बिल्कुल सही बात है कि जो गवर्नमेंट की प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग अगर अपन प्लॉट या प्रॉपर्टी लेते हैं तो अपने को रिटर्न बहुत ज़बरदस्त मिलते हैं। अच्छा वैभव जी, एक बहुत बड़ा सवाल आता है प्रॉपर्टी के मार्केट के अंदर कि मैं सस्ता प्लॉट खरीदूं या महंगा प्लॉट खरीदूं। इसको मैं थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूं। सस्ता प्लॉट का मतलब कि अगर मेरे को कोई सोसाइटी का प्लॉट है वो 10,000 रुपये गज में मिल रहा है और वहीं पर मेरे को जेडीए अप्रूव्ड प्लॉट जो है वो 25-30 हज़ार रुपये गज में मिल रहा है, तो क्या मुझे सस्ता प्लॉट खरीद लेना चाहिए क्योंकि सस्ता प्लॉट मुझे सस्ता आएगा और उसमें अप्रिसिएशन मुझे ज्यादा मिलने की संभावना है? देखिए राम भगत जी, मेरा ये मानना है कि वो एक राजस्थानी में अपने कहावत भी है कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। लेकिन सोसाइटी, मुझे जहां तक ध्यान है, सोसाइटियां 98 के आसपास बैन कर दी थी गवर्नमेंट ने। वो ना तो उनकी कोई ऑडिट्स वगैरह हो रही है ना और कुछ, गवर्नमेंट के पास मतलब ऐसा कोई ऑथेंटिक डेटा भी नहीं है। तो यदि आप सोसाइटी में प्लॉट ले रहे हैं तो हो सकता है आप अपनी जो भी जमा पूंजी आपने पेट काट काट करके जोड़ी है वो गवा भी सकते हैं। अब जेडीए अप्रूव्ड जो है वो हो सकता है थोड़ी सी महंगी मिले आपको, लेकिन कल को जेडीए या जेडीए अप्रूव्ड कोई भी कॉलोनाइजर डेवलप कर रहा है तो वो सुविधाएं भी देगा। लेकिन सोसाइटी वाला पहले वो इतना सा मार्जिन लेके चल रहा है, उसमें वो डेवलपमेंट कहाँ कहाँ दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको यदि जेडीए अप्रूव्ड प्रॉपर्टी डबल रेट में भी मिल रही है तो आपको जेडीए अप्रूव्ड में जाना चाहिए सर। बिल्कुल सही बात है। अच्छा वैभव जी, एक चीज़ मेरे को बताओ कि आप बहुत सारे कस्टमर्स को प्लॉट देते हैं या प्रॉपर्टी खरीदने में मदद करते हैं, तो कौन, महिलाएं ज़्यादा फास्ट डिसीजन लेती है या पुरुष ज़्यादा अच्छे से निर्णय ले पाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के टाइम पे? राम भगत जी, आपने मेरे को धर्म संकट में डाल दिया। यदि मैं पुरुष बोलूंगा तो महिलाएं नाराज हो जाएगी, महिलाएं बोलूंगा तो पुरुष नाराज हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, मेरा ये मानना है कि जो वर्किंग पर्सन है, जो मार्केट में घूमता है, जिसको प्रॉपर्टी का नॉलेज है, जिसको गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है उसका नॉलेज है, उसको मेरे हिसाब से डिसीजन मेकर बनना चाहिए। और महिलाओं को तो क्या है कि एक्चुअल में वहां उस टाउनशिप पे क्या साज सज्जा है उसमें ज्यादा इंटरेस्ट होता है। और वहां पे महिलाओं को, जैसे जो महिलाएं वर्किंग नहीं है, उनको कार में बैठ के जाना है और कार में बैठ के आना है। और महिलाओं के लिए क्या होता है, अपने परिवार की जो सेफ्टी सिक्योरिटी होती है वो फर्स्ट होती है। अब वो दूर हो महंगा हो डजेंट मैटर, उनको अपने परिवार की सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। सेफ्टी सिक्योरिटी तो मेजर कंसर्न होता ही है। अगर कोई गृहिणी है वो घर संभाल रही है तो वहाँ पर ये चीज़ तो मस्ट होती है।
अच्छा वैभव सर, एक आपका सवाल जो है वो आपके मैनेजमेंट स्किल से रिलेटेड है कि आप इतनी बड़ी टीम हैंडल करते हो और टीम को प्रॉपरली मैनेज करते हो, उसके साथ साथ सेल्स भी मैनेज करते हो, तो कैसे कर पाते हो इतनी बड़ी टीम मैनेज? देखिए राम भगत जी, ये मुझे ये लगता है कि लोगों के पास ये मिथ है कि साहब मेरे पास इतनी बड़ी टीम है, मुझे समय ही नहीं मिलता, तो मैं मेरी पर्सनल सेल कैसे करूं। अब मेरे ये समझ में नहीं आता कि आप यदि अपनी टीम के साथ ही पूरे दिन लगे हुए हो तो वो टीम अपनी पर्सनल सेल कब करेगी। आपको टीम को टाइम भी तो देना पड़ेगा भाई। आप सुबह उनको डायरेक्शन दे दीजिए, आपको लगता है डायरेक्शन दे दीजिए, शाम को आप फीडबैक ले लीजिए और अपना दिन में अपना काम कीजिए आप। बाकी अनऑफिशियली बोलूं तो मैं दिन में एक बार चाय पी लेता हूं मेरी टीम में, बस इसके अलावा कोई इतना खास करता नहीं हूं मैं। बिल्कुल, और उसी से टीम आपकी पूरी मोटिवेटेड रहती है। तो वैभव जी ये बताओ कि टीम मोटिवेटेड रखने के लिए इसके अलावा आप और कौन सी स्ट्रेटजी अपनाते हैं? देखिए, टीम को मोटिवेट ना तो मैं कर सकता हूं ना आप कर सकते हैं। इस दुनिया का कोई भी आदमी किसी भी आदमी को मोटिवेट नहीं कर सकता। यदि मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे मोटिवेट रहना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे सफल होना है, तो मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और मैंने खुद ने डिसाइड कर लिया है कि नहीं साहब मेरे को तो मेरा टाइम पास करना है, मेरे को 10-20 हज़ार रुपये मेरे महीने के जो मिलते हैं वो कमाने हैं, बढ़िया सुबह सरकारी नौकरी के जैसे बाहर आना है और सरकारी नौकरी के जैसे वापस घर जाना है, तो उस आदमी को कोई मोटिवेटेड नहीं कर सकता। एक्चुअली जो अपना व्यापार है, अपना जो फील्ड है, वो ड्रीमी और नीडी लोगों का है। यदि कोई ड्रीमर है, नीडी है, तो मोस्ट वेलकम है उसका, वो मेरे पास आ सकता है। बिल्कुल सही बात है कि अगर आपको मोटिवेटेड रहना है ना, तो वैभव जी मेरे हिसाब से जो मनी मोटिवेशन होता है ना, यानी कि विटामिन एम है, वही सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। मेरे एक क्लोज मित्र है, उन्होंने इसको नाम विटामिन एम दिया है। बिल्कुल। तो जिसको विटामिन एम की भूख लग गई ना, वो तो हमेशा मोटिवेटेड रहेगा ही रहेगा। बिल्कुल। अच्छा वैभव जी एक चीज बताइए कि आप एक रियल एस्टेट के ट्रेनर भी है, तो आपको लोगों को क्या सिखाना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? देखिए राम भगत जी, रियल इस्टेट में मैं ट्रेनिंग लेता हूं, तो ट्रेनिंग हमारे क्या है कि जो नए एसोसिएट्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है। तो मैं उनको सबसे ज़्यादा यही सिखाना चाहता हूं कि आपने यदि अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, बीवी बच्चों को कुछ कमिटमेंट्स कर दिए और आप मार्केट में निकल रहे हो और फिर आप कर्म से चोरी कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से वो कर्म से चोरी नहीं करनी चाहिए। यदि आपके कर्मों में ईमानदारी है तो भगवान 1001% आपको रिजल्ट देगा। अब आप घर वालों की नज़र में तो आप बाहर आ गए, आप काम कर रहे हो, लेकिन आप यदि टाइम पास कर रहे हो, पंचायती कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से वो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, अपने परिवार को धोखा दे रहे हो। बिल्कुल वैभव जी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैंने शिव खेड़ा जी का एक स्टेटमेंट सुना था कि अगर आप अपने काम से चोरी कर रहे हो ना, तो आप अपनी आत्मा से चोरी कर रहे हो, क्योंकि वो काम से चोरी नहीं है या पर्टिकुलर कंपनी से चोरी नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप घर से निकल गए हो और घर से निकलने के बाद आपकी बीवी ने, आपके बच्चों ने या आपके माँ बाप ने आपको टिफिन बना के दे दिया है और उन्होंने कुछ सोचा है कि हमारा बेटा है या हमारा पति है या हमारा बाप है, वो काम करने के लिए जा रहा है, और उसके बाद में वो थड़ी पे बैठे रह के गप्पे मार के या टाइम पास करके अगर वापस आ जाता है, तो इससे बड़ी तो शायद कोई भी कमी नहीं हो सकती, और उस इंसान को तो भगवान भी मोटिवेट नहीं कर सकता है। बिल्कुल सर, नहीं कर सकता। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आप नए लोगों की, जो आपके साथ न्यू लोग जुड़ते हैं, उनकी ट्रेनिंग लेते हैं, तो उनको सबसे इंपॉर्टेंट बातें क्या आप सिखाते हैं जो नए लोग आपके साथ आते हैं? देखिए राम भगत जी, नए लोग जब भी हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ते हैं, तो मैं सबसे पहले उनको यही सिखाता हूं कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ रहे हैं उसके बारे में जितनी R&D करनी है ना, आप एक बार में करके रख लीजिए, चाहे उसमें आपको 2 दिन लगे, चाहे 1 महीना लगे, चाहे 2 महीना लगे। लेकिन फिर बाद में यदि आपके कोई किंतु परंतु आ रहा है ना, तो वो आपका समय खराब हो रहा है। तो आपको सबसे पहले तो आपकी जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप जुड़ रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन की R&D करके उसके प्रति जितना ट्रस्ट बन सकता है उतना ट्रस्ट बना ले। फिर कल को आपके दिमाग में कोई फितूर नहीं आना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस प्रोडक्ट में है, उस प्रोडक्ट का आप जितना भी नॉलेज ले सकते हैं ना, वो पूरा नॉलेज आप इकट्ठा कीजिए। ऐसा भी नहीं है कि आप जब तक आपको ये चीजें, टूल्स वगैरह आपकी तैयार नहीं हो, तब तक आप मार्केट में नहीं जाए। आप मार्केट भी बहुत कुछ सिखाएगा, लेकिन आपको एक बार कंप्लीट नॉलेज उस प्रोडक्ट का हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मार्केट में गए, फिर आपसे कि कस्टमर ने कोई सवाल पूछ लिया, आपने कहा ठीक है साहब मैं सीनियर से पूछ के बताता हूँ, मैं कंपनी में पूछ के बताता हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, मार्केट में आप हैं, आपके कर्म स्थल पे आप हैं, तो मेरे हिसाब से आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि आपके कर्म से चोरी नहीं करनी चाहिए।
यदि आपको भगवान ने अच्छा खासा नवाजा है, हाथ पांव, दो हाथ, दो पांव, दो आंखें, नाक, बिल्कुल तरोताजा बना करके आपको भगवान ने इस धरती पे भेजा है, तो मेरे हिसाब से फिर आपको कर्म से चोरी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल वैभव जी, आपने बिल्कुल सही बताया कि अगर आपको प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है तो आप एक निहत्थे योद्धा हो वॉर के अंदर। अगर आप युद्ध में गए हो और आपके पास में आपके हथियार ही नहीं है तो आप वैसा ही फील करोगे, क्योंकि कस्टमर आपको मार्केट में कुछ भी सवाल पूछ सकता है। आप कस्टमर के पास गए और उसने कोई भी सवाल पूछा, इट मीन्स उसने अपना वार किया, लेकिन आपके पास नॉलेज ही नहीं है, आपके पास अपने हथियार ही नहीं है जिससे आप उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको, तो फिर आप वहां से हार के ही आ जाओगे। और अगर आप वहां से हार गए तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे और आपको अपने काम करने में मन नहीं लगेगा और फिर आप वहां से एग्जिट करने की सोचोगे। बिल्कुल, वो फील्ड चेंज करने वाली बात आ जाती है फिर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा वैभव जी, मेरे को एक चीज ये बताइए कि जो रियल एस्टेट मार्केट है उसके अंदर ट्रस्ट फैक्टर है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जी बिल्कुल। तो ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए आप कौन सी स्ट्रेटजी अपनाते हैं और आप ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से आपके कस्टमर्स आप पे ट्रस्ट करते हैं, आपकी टीम आप पे ट्रस्ट करती है और आपका ऑर्गेनाइजेशन पूरा का पूरा आपके ऊपर ट्रस्ट करता है? देखिए, मेरा ये मानना है कि आपको कभी भी मार्केट में या अपने कस्टमर के पास में, आपके टीम के पास में, एसोसिएट्स के पास में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। मानते हैं आटे में थोड़ा बहुत नमक चलता है, लेकिन आप यदि नमक में आटा मिला रहे हो तो आज नहीं कल आपको पता, आपके कस्टमर को, आपके एसोसिएट को पता चलेगा। तो आपको कभी भी फॉल्स कमिटमेंट्स नहीं करने हैं। आपको लग रहा है कि मुझे कोई पट्टा डिलीवर्ड करने में 10 दिन लगेंगे, तो आप पहले अपने कस्टमर को बोल दीजिए कि साहब 10, 11, 12 दिन लगेंगे साहब, ठीक है। लेकिन आपने यदि 10 दिन बोला है और फिर वो आपका काम यदि 15 दिन में भी नहीं हो रहा, फिर भी आप उनको क्लियर जवाब नहीं दे पा रहे हो, भाई वो कहीं अथॉरिटी में दिक्कत आ रही है, कहीं कंपनी में दिक्कत आ रही है, कहीं प्रोजेक्ट में दिक्कत आ रही है, तो आप फॉल्स कमिटमेंट बिल्कुल भी ना करें। आपने जो कहा है वो करके दिखाएं, सर्विस पूरी दें। आप सर्विस जैसा कस्टमर चाहता है आप अपने आप पे लेके देखिए कि यदि मैं कस्टमर होता तो मैं कैसी सर्विस चाह सकता था, मुझे कैसी सर्विस मिलनी चाहिए थी, वो सर्विस आप अपने कस्टमर को दीजिए। टाइम टू टाइम डिलीवरी दीजिए। आप जैसा भी जो भी आपने कमिटमेंट किए वो पूरा कीजिए, तो मेरे हिसाब से उससे ट्रस्ट बिल्डिंग होती है। बिल्कुल सही बात आपने बोला कि जो आफ्टर सेल सर्विस होती है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कि जब आप कस्टमर को प्लॉट देने से पहले जैसे बातें आप करते थे, जिस तरीके से आपने उनको कन्विंस करने के लिए जो जो बातें बोली, तो वो सारी की सारी बातें आफ्टर सेल भी अप्लाई होनी चाहिए। अगर आपने बोला है कि भैया मैं पट्टा 15 दिन के अंदर डिलीवर कर दूंगा, तो आप 12 दिन में कीजिए, 10 दिन में कीजिए, लेकिन ऐसा ना हो कि 15 की बजाय 20 हो। अगर आपको लगता है कि भैया ये चीज़ मेरे को डिलीवर करने में 20 दिन का टाइम लगेगा, तो आप कस्टमर से 25 ले लीजिए, क्योंकि जब आप सेल करने से पहले कस्टमर को कोई भी चीज बताएंगे तो वो आपका ट्रस्ट करेगा 100%। लेकिन अगर बाद में आपके पास बात में या आपकी किसी चीज में गड़बड़ी होती है तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात की राम। अच्छा सर, आप मेरे को ये बताइए कि अगर मेरे को एक सक्सेसफुल रियल एस्टेट कंसल्टेंट बनना है या मुझे एक सक्सेसफुल एजेंट बनना है जो रेगुलर बेसिस पे पैसा कमाए और अपने कस्टमर्स को भी अच्छी सर्विस दे पाए, तो मुझे ऐसा क्या करना चाहिए? एक रियल एस्टेट एजेंट की ऐसी क्या क्वालिटीज होती है जो उसको सक्सेसफुल बनाती है? देखिए, रियल इस्टेट एजेंट, मेरा ही मानना है कि रियल इस्टेट एजेंट किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन का इन्वेंट्री प्लॉट बेचता है। तो सबसे पहले तो वो जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है वो ऑर्गेनाइजेशन कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी ब्रांड है, वो चीज़ें देखना जरूरी है। आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ गए, उसके एजेंट बन गए कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो उसने कमिटमेंट्स किए थे वो कमिटमेंट्स ही पूरे नहीं कर पा रही, तो वो तो आपका भी चेहरा खराब हो रहा है मार्केट में। तो सबसे पहले तो आपको एजेंट को भी ये देखना चाहिए कि मैं कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ रहा हूँ। दूसरी चीज, फिर यदि कंपनी ने आपको, ऑर्गेनाइजेशन ने आपको कोई टाइमलाइन दिया है, कोई डेडलाइंस दी है, कोई एथिक्स रूल रेगुलेशन सिखाएं, आपको उनको पूरा फॉलो करना चाहिए मेरे हिसाब से। आप ये नहीं कि अपनी मनमर्जी से मार्केट में कुछ कमिटमेंट्स कर रहे हैं, फिर कल को वो फॉल्स हो नहीं है, अपनी मर्जी से कर रहे हैं, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से चलना चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। अच्छा वैभव जी, मेरे को एक चीज़ ये बताइए कि आप क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट में हैं, तो राजस्थान का रियल एस्टेट मार्केट को अगले 10 साल में आपको किस लेवल पे देखते हैं? यानी कि 2030 तक या 2035 तक मार्केट किस दिशा में जा रहा है? क्या इसमें रेगुलर आज जो एप्रिसिएशन आ रहा है वैसा ही आता रहेगा, या कहीं ना कहीं जाके स्टेगनेंसी आ जाएगी, या कहीं ना कहीं ये जैसे लोग बहुत सारे मार्केट के अंदर बोल रहे हैं कि रियल एस्टेट का बबल है और ये बबल कभी भी क्रैश कर सकता है? देखिए राम भगत जी, यदि अपन बात करें तो वैसे तो कल का किसी को नहीं पता भाई, कल क्या होगा, कैसे होगा। हम लोग रियल एस्टेट एडवाइजर, हम लोग जो पिछले 10 साल, 5 साल, 25 साल, 20 साल, 30 साल में क्या हुआ है किसी शहर में,
उसी से आगे क्या होने वाला है उसी का अंदाजा लगाते हैं। मेरा ये मानना है कि अभी जो जयपुर है, वो जयपुर का जो मार्केट, रियल एस्टेट मार्केट है, वो बहुत जबरदस्त अभी और बूम करना बाकी है। अभी तो बहुत जबरदस्त बूम आने वाला है। मेरा ये मानना है कि आने वाले 8-10 साल में देखिएगा आप, लोग बाग दिल्ली मुंबई के बाद में जयपुर का नाम आएगा। लोग जो और जितने भी शहर हैं उनको भूल जाएंगे। और वैसे भी पिंक सिटी को आज इस वर्ल्ड में कौन नहीं जानता। तो कहते हैं ना, बोले किसी से आप पहली बार मिलो और फिर दूसरी बार मिलो तो दूसरी बार मिलने में अपनापन सा लगता है। तो पिंक सिटी को वैसे भी सब लोग जानते हैं। जब दूसरी बार यदि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के पर्पज से कोई आ रहा है तो उसको जाना पहचाना सा माहौल भी लगता है, जाना पहचाना सारी चीजें भी लगती है। फिर अपने जयपुर की बात करें तो डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत स्पीडली बढ़ रहा है, क्राइम रेट भी बहुत लो है। तो मेरे हिसाब जयपुर का मार्केट बहुत जबरदस्त बूम करने वाला है सर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा वैभव सर, मेरे को ये बताइए कि आपने जैसे कि बताया कि आप कंप्यूटर क्लासेस आपकी कोविड की वजह से बंद हो गई थी और उसके बाद में आपने घर में बैठ के कुछ R&D किया, रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद आपको लगा कि भाई मुझे रियल एस्टेट मार्केट में जाना चाहिए। तो रियल एस्टेट मार्केट का अगर मुझे एक कंपनी चूज करनी है या मेरे को कोई ऑर्गेनाइजेशन चूज करना है जिसके साथ में मैं काम करूं, क्योंकि अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, अगर मेरे पास बड़ा अमाउंट है, बड़े पैसे हैं, तो हो सकता है मैं अपनी खुद की कंपनी खोल लूं। लेकिन मेरे पास बिल्डर या कॉलोनाइजर बनने का पैसा है नहीं, तो मुझे ऐसी क्या क्या क्वालिटीज उस कंपनी में, पर्टिकुलर कंपनी में देखनी चाहिए जिसकी वजह से मैं उसमें जुड़ के अपने कैरियर को, अपने फ्यूचर को सेव कर सकूं और मैं अच्छा पैसा कमा सकूं। देखिए राम भगत जी, जब कोरोना का समय आया था तब मैं ऐसी जगह खड़ा था कि मैंने मेरा 10 साल किसी व्यापार में, किसी बिजनेस में दिया और मुझे लग रहा था कि अब सब कुछ जीरो हो चुका है। तो मुझे 3-4 चीज़ें मैंने टिक आउट की थी उस टाइम पर कि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ूंगा, किसी संस्था के साथ जुड़ूंगा, तो मुझे वहाँ वो चाहिए। मैंने 10 साल तक एज ए डायरेक्टर वर्क किया था, तो मैं ऐसी संस्था ढूंढ रहा था जिसमें मुझे कभी ऐसा फील ना हो कि मैं कहीं नौकरी कर रहा हूँ। और मैंने एक ऐसी संस्था सर्च आउट भी की जिसमें मुझे पता चला कि यहाँ कोई मालिक नहीं है, यहाँ मालिक एक सिस्टम है, मतलब मालिक को भी उस सिस्टम की माननी पड़ती है। तो और मैं आपको बताऊं, प्राउडली बताऊं, उस संस्था का नाम गोकुल कृपा है। और मेरे लिए तो संकट मोचन है कि मेरे को उस क्राइसिस में संकट मोचन कोई मिला तो वो गोकुल कृपा मिली। तो वैभव जी, आपने गोकुल कृपा जब चूज की तो आपको ऐसी क्या उसकी चीजें लगी, क्या बात उसमें लगी कि आपने उसी को चूज किया? क्योंकि उस टाइम पे मार्केट में और बहुत सारी कंपनियां थी, आपने उनको छोड़ के गोकुल कृपा को ही क्यों चुना? देखिए, वैसे तो सब कहते हैं साहब उगते सूरज को सलाम है, ढलते हुए सूरज को कोई सलाम नहीं करता है। लेकिन गोकुल कृपा में मैंने कई बार, पहले 1-2 बार मैंने बातचीत भी हुई थी, मैं 1-2 बार कभी ऑफिस में भी आया था, तो मुझे पता लगा कि यहाँ पे रूल रेगुलेशन बहुत स्ट्रांग है। आप कितने भी खास हैं, कैसे भी हैं, लेकिन आपके लिए रूल रेगुलेशन बिल्कुल फॉलो किए जाएंगे। तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं पे तो ये था कि आज यदि किसी रूल रेगुलेशन में लचीलेपन की वजह से आपको फायदा हो गया, तो कल को उस रूल रेगुलेशन में लचीलेपन की वजह से आपको डबल नुकसान भी हो सकता है। तो यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पर रूल रेगुलेशन, एथिक्स वगैरह, नियम कायदे सर्वोपरि थे। चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे जो आज जिसने पहली बार ज्वाइन किया है, चाहे जो 10 साल से ज्वाइन कर चुका है, सबके लिए वो सेम था वहां पर। अच्छा, ये तो बात हो गई कि अगर यहाँ से कोई जुड़ के काम करता है उस एजेंट के लिए या एसोसिएट के लिए, तो फिर कस्टमर के लिए कैसे फायदेमंद है? कस्टमर के लिए यहाँ पे ऐसा क्या है कि आपने आपके कस्टमर की जो हार्ड एंड मनी होती है उसके पैसे को यहाँ इन्वेस्ट करते हो, तो आपने ऐसा क्या देखा कि मेरे कस्टमर्स का पैसा मैं यहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ जो कि सेफ एंड सिक्योर रहेगा और भविष्य में उनको अच्छा रिटर्न भी मिले? देखो, मेरी R&D में सबसे पहली बात ये थी कि यहाँ पर जो रियल एस्टेट एजेंट जुड़ेगा वो तो सिक्योर है ही, लेकिन उससे पहले सिक्योरिटी यहाँ पर जो कस्टमर जुड़ रहा है, जो क्लाइंट जुड़ रहा है, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी सबसे पहले देखी जाती है। यहाँ पर गोकुल कृपा जो है वो काम इसी बेस पे करती है कि मेरे क्लाइंट को कितना रिटर्न मिलेगा, मेरे मतलब क्लाइंट की जो ग्रोथ है उसी पे काम करते हैं ये लोग। और इन्होंने जो कमिटमेंट्स किए हैं वो पूरे फुलफिल भी करते हैं। मतलब मेरी फेस वैल्यू कहीं खराब नहीं हो सकती, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है। और कस्टमर को नो डाउट ग्रोथ मिलेगी। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया आपको, भाई कहीं गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आ रहा हो, वहाँ टाउनशिप होनी चाहिए, वहाँ प्लॉट होना चाहिए, या जैसे कहीं से कोई सेक्टर रोड निकल रही हो, वहाँ पे आपका प्रोजेक्ट होना चाहिए। तो इनकी जो मतलब अभी तो मैं ये कहूँगा भाई हमारी जो कंपनी है उनकी जो लोकेशन चूज करने का जो तरीका है ना वो बहुत सुपर्ब है।
बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भाई आपकी जो कंपनी है वो कस्टमर ओरिएंटेड भी है और उसके साथ साथ आपके एसोसिएट ओरिएंटेड भी है, और मैनेजमेंट के पास में इसके रूल रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से आपको आपका और आपके कस्टमर्स का और आपकी टीम का दोनों का इसमें भला दिखता है, इसकी वजह से आपने चूज किया है। तो मैं मेरे ऑडियंस को भी यही बताना चाहूंगा कि जिस कंपनी के पास में ऑनेस्टी है, ट्रांसपेरेंसी है, रूल रेगुलेशन है, सिस्टम ओरिएंटेड है, आपको भी वैसा ही ऑर्गेनाइजेशन चूज करना चाहिए अगर आपको लॉन्ग टर्म में ग्रोथ लेनी है तो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा वैभव जी, एक चीज मेरे को और बताइए कि हमारी युवा पीढ़ी है वो रियल एस्टेट के मार्केट में थोड़ा सा कम इंटरेस्ट लेती है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि रियल एस्टेट जो है वो करियर बनाने के लिए नहीं है। तो आप जो युवा है, क्योंकि आप भी युवा है और आपकी जो टीम है उसमें भी आप युवा लोगों को ही ऐड करते हैं, तो आप उनको ऐसा क्या दिखाते हैं कि भैया युवाओं के लिए भी इसमें भविष्य है? क्योंकि आज के जो युवा है, जैसे एमबीए करने के बाद या आपने जैसे बीटेक किया उसके बाद में कॉर्पोरेट में जाना पसंद करते हैं, बड़े बड़े पैकेज लेना पसंद करते हैं। और आई थिंक आज भी जो राजस्थान की फैमिलीज है, राजस्थान के लोग हैं या जो माँ बाप है, वो शायद रियल एस्टेट में अपना कैरियर को सुरक्षित नहीं मानते। तो उनको आप क्या शिक्षा देना चाहेंगे कि अगर वो अपने बच्चों को रियल एस्टेट में कैरियर बनाने के लिए भेजेंगे तो वो उनका कैरियर 100% सेफ एंड सिक्योर है? देखिए, यदि कस्टमर की बात करें अपन रियल एस्टेट में, तो जो कस्टमर होगा रियल एस्टेट का, यदि वो कोई बड़ा एसेट बनाना चाहता है अपने जीवन में, अपने भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, या कल को उसको कोई पैसों की आवश्यकता पड़े, तो एसेट, बड़ा जो एसेट है वो आपका रियल एस्टेट में ही बन सकता है। आप, क्योंकि आपको यदि 20 लाख का प्लॉट लेना है तो उसमें आपको सिर्फ 5 लाख रुपए आपके पास में होने चाहिए, बाकी 15 लाख रुपए तो बैंक देगा। तो 5 लाख रुपए में आप, और कल को वो प्रॉपर्टी, नॉर्मल थंब रूल है कि 5 साल में प्रॉपर्टी डबल होनी है, तो 5 साल में आप देख लीजिए, आपने 5 लाख रुपए लगाया था, 15 लाख रुपए का आपने इंटरेस्ट दिया था, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी आज 20 लाख रुपए की हो गई। तो कस्टमर व्यू से भी यदि आपको कोई अच्छा एसेट बनाना है तो बहुत जबरदस्त रियल एस्टेट का जो मार्केट है वो बहुत जबरदस्त है। तो वैभव जी, अब चलते चलते आखिर में मेरा आपसे एक ये है कि आप हमारे युवा साथियों को, क्योंकि युवा साथी आज के दिन रियल एस्टेट में आए और वो अपना करियर बनाए, तो उनके लिए क्या आप गोल्डन सलाह देना चाहेंगे जिससे वजह से वो रियल एस्टेट में 100% सेफ एंड सिक्योर करियर भी फील करे और वो अपना भविष्य भी सुरक्षित कर पाए? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा भाई मेरी ऑर्गेनाइजेशन सबसे बेस्ट है, लेकिन मैं यूथ को यही कहना चाहूँगा कि आपकी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ रहे हैं, ये रियल एस्टेट मार्केट सर, हमें पता है जब हम पढ़ते थे या जब हम इधर नहीं आए थे 2010 के आसपास में, मतलब कितना माहौल खराब था रियल एस्टेट को, मार्केट को लेकर के, बहुत मतलब कंडीशंस खराब थी। रियल एस्टेट का मतलब कुछ और ही समझा जाता था, सारी चीज़ें कुछ ऐसे ही हुआ करती थी। लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने सबसे पहली बार इस इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज किया। ऑर्गेनाइज करने के बाद में आज ना तो यहाँ पर कोई कस्टमर का गला कटता है, ना कोई एसोसिएट का गला कटता है, ना कोई वेंडर, ना कोई और किसी भी प्रकार का कोई भी हमसे जुड़ा हुआ है, बैक ऑफिस स्टाफ वगैरह, किसी का यहाँ पर कभी भी बुरा नहीं हो सकता। तो वो ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि आपका फ्यूचर कितना सिक्योर है। और यूथ यदि किसी ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री में जुड़ा हुआ है जिसमें, और फिर सबसे मेन बात ये भी है राम भगत जी, मेरा ये मानना है कि ये जो इंडस्ट्री है इसमें आप किसी को कोई प्रोडक्ट दे रहे हो तो वो तो ग्रोथ कर ही रहा है, आपने दिया है तो आप भी नो डाउट ग्रोथ करेंगे। तो सिक्योरिटी है, यदि आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत एथिक्स पे, रूल रेगुलेशन पे काम करती है तो आपका फ्यूचर 100% सिक्योर है सर। बिल्कुल वैभव सर, आपसे जो बातचीत करके है ना, रियल एस्टेट की काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में, काफ़ी बातों का पता चला। और चलते चलते मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर जो एजेंट होता है ना, वो अपने कस्टमर को एक ऐसी चीज़ देता है जिससे उसकी वैल्यू हमेशा इंक्रीज होगी। अगर मान लीजिए आपने एज ए एजेंट अपने कस्टमर को 15 लाख का, 20 लाख का या 50 लाख का प्लॉट दिया है या कोई प्रॉपर्टी दी है, तो वो प्रॉपर्टी उसको 5 करोड़ 10 करोड़ तक भी ले जाएगी। बाकी मुझे तो इस वर्ल्ड के अंदर ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं दिखती है जो उसका रेट बढ़ा के देती है जिस रेट में उसने लिया है। नो डाउट मेटल्स वगैरह के अंदर ये चीजें बढ़ती है, लेकिन वो भी एक बहुत स्लो या लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर बढ़ती है। और उनकी जो आपको सुरक्षा करनी होती है, सिक्योरिटी के अंदर बहुत बड़े चैलेंजेस आते हैं, जैसे आपने गोल्ड ले लिया या और कुछ ले लिया। लेकिन प्रॉपर्टी के मामले में आपका ये रोड पे पड़ी रहेगी या रोड पे रहेगी, लेकिन फिर भी ना कोई चोरी कर सकता है। और ये रेगुलर, अगर आपकी 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो भी आपको छुपा के कहीं भी तिजोरी में नहीं रखना पड़ता है। ये सबसे अच्छी ब्यूटी है इस मार्केट की। वैभव सर, मजा आ गया आपके साथ बात करके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और ये जो वैल्यूज की आपने बात बताई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।